अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ आज एक सीएसपी मौजूद हैं, और ना सिर्फ सीएसपी, जबकि सीएसपी होने के साथ साथ मैम का एक अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, लर्न टू लीड विद आयशा के नाम से, जिसके ऊपर मैम ने इंटरनेशनल रिलेशन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो सीएसपीज़ हैं, जो कि 2020 के बाद बने हैं, जब से मैम का चैनल है, तो आईआर का जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैम ने बताए हैं, उनके पेपर के अंदर कहीं ना कहीं वो शामिल होंगे। इन शॉर्ट, कि आईआर का पेपर पास करवाने में मैम का बड़ा किरदार है। 2020 के कैंडिडेट्स का या 2020 के आगे जितने भी कैंडिडेट्स हों आते रहेंगे, तो ये सदका जारिया मैम की तरफ से है तमाम कौम को पाकिस्तान में। तो खराज तहसीन पेश करते हैं मैम को कि इतनी अच्छी सर्विसेज दी। तो मैम से आज हमने टाइम लिया है CSS 2023 और ऑनवर्ड्स के लिए, कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि CSP बनने वाले जो हैं उनके लिए, उनके जहन में होते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और हमारे लिए टाइम निकाला। तो मैम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो था आपका वो पास नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो मैम उसकी रीजंस क्या थी, और आप क्या एडवाइस करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि ऐसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी रीज़न की वजह से रह जाते हैं, किसी एक पेपर में फेल होते हैं, कोई 5 पेपरों में फेल होता है। तो मैम एक कंक्लूडेड सा आंसर दे दीजिए कि क्या रीजंस हैं और क्या उनको करना चाहिए। अच्छा, देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक पेपर पास नहीं हुआ था, फेल हो गया था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं सब्जेक्ट मेंशन नहीं करती, क्योंकि उस सब्जेक्ट से लोगों को ये फील होना शुरू हो जाएगा कि शायद ये सब्जेक्ट रिस्की है, ठीक है। और उस सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ठीक है, ग्रुप 7 से था। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है कि मेरा वो पास नहीं हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने उसको ऑप्ट किया था किसी और के कहने पे, ठीक है। एक CSP थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने खुद ऑप्ट किया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये ऑप्ट कर लो, आराम से कवर हो जाएगा। तो इससे मैं ये इस कंक्लूजन पे आई कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कभी भी किसी के कहने पे ऑप्ट नहीं करने चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्ट करें। और मुझे जितने भी लोग मैसेज करते हैं वो ये पूछते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप बता दें, या हमने 5 चूज कर लिए, छठा आप बता दें। मैं उनको नहीं बताती। मैं उनको यही कहती हूँ, आप अपने इंटरेस्ट की बेस पे उसका सिलेबस पढ़ें, पास्ट पेपर्स देखें कि आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आप उसको ऑप्ट कर लें, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने फेल किया था, तो क्योंकि मेरे बाकी सारे पेपर्स पास थे, इंक्लूडिंग एसए एंड प्रेसी, तो वो मेरे लिए उल्टा एक मोटिवेशन बना फेलियर भी, कि एसए प्रेसी पास, इसका मतलब है मैं तो कर सकती हूँ, आराम से कर लूंगी, ठीक। तो आप भी ये देखें कि जो पेपर्स आपके फेल हुए हैं उनको छोड़ दें, बाकी जो पेपर्स आपके पास हुए हैं वो देखें कि आपने वो पास भी तो किए हैं ना। इसका मतलब है कि जो फेल हुए हैं वो भी आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप डिसहार्टन हो जाएं कि नहीं हुआ हमसे, या ये पेपर्स फेल हो गए, देखिए आप उस साइड पे देखें, राइट साइड की तरफ देखें कि आपने पेपर्स पास भी किए हैं। अगर आप वो पेपर्स पास कर सकते हैं, 5-6 पेपर्स, तो आप ये 5-6 पेपर्स भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीकनेसेस थी उनको ओवरकम करें, और स्पेसिफिकली MCQs पे बहुत ज्यादा फोकस करें। मैम स्पेसिफिकली सा और डायरेक्ट सवाल करूंगा कि विच बुक्स तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ अगर 1-2 बुक्स जल्दी आप खास तौर पे कंपलसरी की, अगर एक बुक आप बता दें तो काफ़ी वैल्यूएबल सेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बल्क अमाउंट आ चुका है बुक्स का, खास तौर पे CSE से कंपलसरी। तो स्पेसिफिकली ऐसे प्रेसी जो कंपलसरी है उसके बारे में आप काइंडली कमेंट करें। अच्छा, देखिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करती होती, बहुत कम, देयर आर कपल ऑफ सब्जेक्ट्स जिनके लिए मैं रिकमेंड कर देती हूँ वो बुक्स जो कि किसी एकेडमी की हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि पाकिस्तान के किसी अच्छे ऑथर की लिखी हुई बुक्स, जैसे कि पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद, ठीक है, वो ऐसी बुक है जो कि पाकिस्तानी ऑथर की बुक है, लेकिन रिकमेंडेड बुक्स में है। CSS के लिए वो करंट अफेयर्स की रिकमेंडेड बुक्स में है, वो मैं पाकिस्तान अफेयर्स के पोस्ट पार्टीशन के लिए रिकमेंड करती होती हूँ। अदर देन दैट मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि फॉरेन ऑथर्स को पढ़ें, ठीक है। तो अगर बात करें ऐसे के लिए, तो ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कहे ऐसे के लिए कंटेंट दे दें, लिखे हुए एसेज दे दें, कोई स्पेसिफिक बुक बता दें, तो नहीं। ऐसे के लिए आपको हर एक डोमेन, हर एक टॉपिक जो आप चूज करते हैं, आपको खुद उसके लिए कंटेंट इंटरनेट से पढ़ना होता है। अब चाहे वो आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, ठीक है, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई बुक लिखी हुई है, आप उसमें से स्किमिंग करके कंटेंट निकालें, ठीक है, या फिर आप अच्छी वेबसाइट्स, रेलेवेंट वेबसाइट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पढ़ें, वहां से आप डेटा लें। लेकिन आपको हर एक टॉपिक के लिए अलग से डेटा लेना पड़ता है। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है। लाइक बहुत सारे एसेज, 18-20 एसेज कंपाइल करके एक बुक बना दी गई है,
2015 में लिखी गई थी, हर साल कवर चेंज होके आ रहा है, वो आपके किसी फायदे की नहीं है, ठीक है। तो मैम दूसरा प्रेसी के लिए मैं बताती हूँ। प्रेसी के लिए जहाँ तक बात है, तो प्रेसी के लिए आप हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की, उसमें आपको हर चीज एक जगह मिल जाती है, तो उसको आप पढ़ लें, ठीक है। इस्लामियात के लिए भी मैं हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक सिर्फ इसलिए रिकमेंड करूंगी कि उसमें आपको हेडिंग्स काफी अच्छी मिल जाती हैं। उस बुक की एक नेगेटिव बात ये है कि उसमें आपको आयात और हदीस बहुत ज्यादा तादाद में मिलेंगी, हर एक टॉपिक में 20-20, 18-18 आयात हदीस के तर्जुमा लिखा होता है, आपको आंसर में इस तरह से नहीं लिखना होता। ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि चले हेडिंग्स आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है, रेफरेंसेस इक्का दुक्का आप यहाँ से उठा लें, इसके अलावा जो रेफरेंसेस आपने लिखने हैं वो आपने आयात और हदीस के अलावा फॉरेन ऑथर्स को कोट करने लगे हैं। अब फॉरेन ऑथर्स या फिर बहुत सारे लोग हैं, देखें दलाई लामा के आपको बहुत सारे कोटेशंस मिलेंगे रिलीजन पे, ठीक है, आपको बराक ओबामा और एइजनहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट से आपको इनके कोट्स मिलेंगे इस्लाम के बारे में, ठीक है। आपको माइकल एच हार्ट जिन्होंने होली प्रॉफिट पे बुक लिखी थी, ठीक है, मॉन्टगोमरी वार्ड, उसके अलावा क्रिस्टियाना बेकर, ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने कोट किया था तो मुझे कुछ याद रह गए हैं, ठीक है। सरोजिनी नेदू, ही इज एन इंडियन एक्टिविस्ट, ठीक है। तो आपको इन सब की डिफरेंट कोट्स मिलेंगे इस्लाम के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के हवाले से, नमाज के हवाले से, रोजे के हवाले से, इस्लामिक सिविलाइजेशन के हवाले से, इस तरह के कोट्स वगैरह ढूंढ लें जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकें, यूं आपका पेपर बाकियों से डिफरेंट हो जाता है। मैम ऐसे खास तौर पे हिट होता आया है और इसके लिए आपकी भी सर्विसेज अभी हम दोबारा खराज तहसीन पेश करेंगे, ये उर्दू का बहुत टिपिकल सा वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, पर ये बात हकीकत है कि आपकी जो सर्विसेज हैं, खास तौर पे आईआर की मैं ज़्यादा प्रेज़ करूँगा। आईआर को आपने बिल्कुल एक फुल फ्लैश आपने बहुत अच्छा काम करते हुए यूट्यूब पे आपने अपलोड की हुई हैं। ऐसे ही आपने भी आईआर इसके ऐसे और प्रेसी के लिए भी एक बैच स्टार्ट किया है, गालिबन 6 बैच हो रहा है वो। तो मैम इसके ऊपर ऐसे और प्रेसी के ऊपर अगर आप कमेंट करें उन स्टूडेंट्स को जो कि इसके लिए परेशान है, तो वो मैम स्पेसिफिकली क्या होगा? स्पेसिफिकली वो ये होगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, वो ये कि देखें रिक्वायरमेंट क्या है सीएसएस के लिए एलिजिबिलिटी की, बीए, ठीक है, बीए या बीएससी। तो आपको बीए लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन आपको करेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए। करेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए यानी कि आपकी इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने ठीक लिखा हुआ हो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह होता है ना, ये चीजें सेंटेंस स्ट्रक्चर में आती हैं। तो ये सब चीजें अगर आपकी ठीक हैं तो ऐसे आपका पास हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने कंटेंट डिफरेंट जगहों से वेरियस सोर्सेज से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कंटेंट भी अच्छा रिसर्च कंटेंट अगर आप लिखते हैं और उसको करेक्ट इंग्लिश में आप लिखते हैं, प्लस ऐसे का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर वो आप फॉलो करते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे है तो उसका वो स्ट्रक्चर फॉलो करें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर फॉलो करें, तो जब ये सब चीजें आप इंश्योर करवाएंगे आप अपने ऐसे में, तो आपका ऐसे पास होगा। और मैम एक अलमिया है हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे एमसीक्यूज की जो तैयारी करवा रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट्स को, बहुत सारी जॉब्स आ रही होती हैं, एसपीएससी की, एफआईए की जॉब्स आई हैं, मॉड की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स आई हैं, उसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। हमने थोड़ी सी इस पर ये कोशिश की कि हम जो मैंने इस चैनल के ऊपर ही कि एक अलग से बैच बनाया और उसको स्पेसिफिकली हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तैयारी करी। ऐसे ही अलमिया आया है जो सीएसएस प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं अकेडमीज, कि जब वो चेकिंग का टाइम आता है तो चेकिंग के टाइम पे वो अपने असिस्टेंट उन्होंने रखे हुए होते हैं। प्रोफेसर साहब को मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कुछ अकेडमीज में कि लैपटॉप लगे हुए होते हैं, एक रिकॉर्डेड लेक्चर को उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड की हुई होती है वॉइसेस कि अभी 20 मिनट आप लोग सिर्फ मेरी बात सुने, 20 मिनट बाद मैं आपको आंसर दूंगा। वो वहां पर वो क्लिक करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद दूसरी क्लास से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, मगर एक टाइम पे वो बंदा 3 जगह मौजूद होता है और हाई प्रोफाइल टीचर्स। तो मैम आपका जो तर्ज़े बयां है इसका, जो आपका बैच है, तो उसमें चेकिंग का, खास तौर पे स्पेसिफिकली चेकिंग का, ऐसे और प्रेसी का, तो वो क्या है, वो कैसा डिफरेंट है दूसरे जो टीचर्स हैं? अच्छा, जो आपने ये कहा कि आपने खुद अपनी नज़रों से देखा है, मैंने भी अपनी नज़रों से देखा है, बस मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए था लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो ऐसा वाकई में होता है अनफॉर्चुनेटली, और इसीलिए मैंने जो चीज़ इंश्योर करवाई हुई है अपनी इवैल्यूएशन में वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स का लिखा हुआ ऐसे उनके साथ जूम पे स्क्रीन शेयर करके उनके सामने एक वर्ड ऐसे का पढ़ती हूँ, और साथ साथ जो डिफिशिएंसीज होती हैं वो मैं पॉइंट आउट करती हूँ। उसकी यही रीजन है कि उनको पता चले ना कि कहाँ कहाँ हम लैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो उनको ओवरकम करें। तो मेरी इवैल्यूएशन 1-on-1 होती है, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग जूम स्क्रीन शेयर करके उनका ऐसे उनके सामने खोल। तो मैम आपका वैसे कोई इरादा है कि आप एमसीक्यू लेवल, जैसे हम लोग अभी करवा रहे हैं एमसीक्यू लेवल की तैयारी,
तो उसका भी कोई आपका आगे प्लान है कि एमसीक्यू लेवल पे भी आपकी सर्विसेज मौजूद होंगी स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि बहुत सारी जॉब्स आ रही होती हैं। आई रियली वांट कि आप जैसे टीचर्स इस फील्ड में भी आगे हैं, ताकि जो कल्प्रेट टीचर्स हैं, आई एम सॉरी टू से, सो कॉल्ड टीचर्स हैं, वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाएं और हम लोग जो आप जैसे टीचर्स हैं वो जो आगे हैं। तो एमसीक्यूज लेवल पे आप क्या कहती हैं उन स्टूडेंट्स को? नहीं, एमसीक्यूज लेवल पे तो कोई इरादा नहीं है फिलहाल, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए बैचेस स्टार्ट करें, वो मैं नहीं कर पाती। उसकी भी रीज़न यही है कि टाइम इतना नहीं है। लेकिन आई रियली होप कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करवा रहे होंगे, तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि लोग आपके पास आएँ, आपसे तैयारी करें वन पेपर टेस्ट की। अच्छा मैम, सीएसएस पे दोबारा आते हैं कि कौन हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सीएसएस कर सकते हैं? क्या सिर्फ टॉपर्स हैं? क्योंकि आपका जब प्रोफाइल हम देखते हैं तो जो यहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में कि सिर्फ 2 साल ऐसे थे कि आप बैक बेंचर हुई, और बैक बेंचर भी जैसे हुई होंगी वो आपके बकौल हुई होंगी, जो दूसरे होंगे वो तो आपको फिर भी फ्रंट बेंचर ही मानते होंगे। तो क्या आप जैसे स्टूडेंट ही जो टॉपर रहे हों वही कर सकते हैं, या जो बैक बेंचर्स होते हैं या जो मतलब स्टडीज को इतनी सीरियस नहीं लेते, वो भी इसके अंदर चांस है उनका? देखिए, बहुत सारे सीएसपीज ऐसे भी हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने तो आपको ये पता लगेगा कि वो एवरेज स्टूडेंट्स थे, ठीक है। इवन बहुत न्यूज़ ये रिसर्च रिलेट कर रही होती है कि एक मौलवी साहब के बेटे हैं जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई किया, वो पीएसपी में हैं, आई थिंक सर माजुर रहमान, तो ही इज अ सीनियर। तो लोग कर देते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैटर करती है, जिस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो है इंग्लिश, ठीक है। और इस तरह से भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट है, वो टॉपर है लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। देखिए, अगर किसी ने मैथ में बीएस किया हुआ एंड ही इज अ टॉपर, तो ऑब्वियसली थ्रू आउट हिज बीएस इंग्लिश पे कोई फोकस नहीं हो रहा होगा। सिमिलरली जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इवन मैंने डॉक्टर्स देखे हैं जिनकी ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई टॉपर हो लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो, और क्योंकि सीएसएस के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखनी होती है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो क्योंकि सीएसएस तो एक ऐसी चीज़ है कि उसका कोर्स आपको सारा पढ़ना है, जाके आपने पेपर्स देने हैं। ड्यूरिंग योर डिग्री आप कभी स्टडीज़ में सीरियस होते हो, कभी आप नॉन सीरियस होते हो, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल पीछे छोड़ दो, ठीक है। वो सब हो गया, खत्म हो गया। इवन इफ यू वर एन एवरेज स्टूडेंट, इवन इफ यू वर बिलो एवरेज स्टूडेंट, आप सीएसएस की तैयारी को जरूर ट्राई करें। लाइक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, ठीक है। तो आपको अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ये एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी अगर दी हुई है, तो आप जरूर इसको अवेल करें, एग्जाम जरूर दें, अच्छी तैयारी करके दें, तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मैम, एमपीटी जो एग्जाम है, ये ब्रीफ सा मुझे आंसर चाहिए। एमपीटी जो एग्जाम, क्या उसकी टेंशन लेनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो कि सीएसएस की काफी तैयारी कर चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर सीएसएस की काफ़ी तैयारी कर ली है और स्पेसिफिकली आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी कर ली है, आप आराम से 66 स्कोर कर लेंगे। देखिए, आपने एमपीटी टॉप तो नहीं ना करना, ठीक है। आपने जिस पास होने 66 मार्क्स लेने आउट ऑफ 200, तो आप आराम से ले पाएंगे। मैम, टाइम कितना लगता है सीएसएस की प्रिपरेशन में? मतलब क्या एक जो स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बचपन से ही उनके वालिदैन ये तरबियत दे रहे होते हैं, बेटा तुमने सीएसएस करना है, तो क्या ऐसे ही है कि इतना मुश्किल एग्जाम है जिसकी 10 साल तक तैयारी चले, या इतना आसान है कि 6 से 7 महीने में हो जाए? तो इसका एक मीडियोकर सा आंसर जो हो, जो कि रियलिटी बेस्ड हो, वो क्या हो सकता है कि जो एवरेज स्टूडेंट है, मैं ना टॉपर की बात कर रहा हूँ ना मैं बिल्कुल जो एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए कितना टाइम लगता है सीएसएस एग्जाम को पास करने? देखिए, 8 मंथ्स या 8 to 10 मंथ्स अगर मैं कहूँ तो दीज आर इनफ, इसमें तैयारी हो सकती है। लेकिन फिर हर किसी के स्केड्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसको कितना टाइम लगता है, किसके पास कितना टाइम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 to 2 o'clock वाली जॉब कर रहे होते हैं, एजुकेशन सेक्टर में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 to 5 जॉब्स कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात की शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, दिन में वो सो रहे होते हैं। तो हर पर्सन डिफरेंट होता है, ठीक है, हर इंसान डिफरेंट होता है, उसका स्केड्यूल डिफरेंट होता है, प्लस उसकी डिफरेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मेरे ख्याल से 8 to 10 मंथ्स में कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी तैयारी कर सकता है। मैम, क्या ये हकीकत है कि जो टारगेटेड होते हैं जानबूझ के एफपीएससी फेल कर रही होती है, इस बात में सदाकत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सब्जेक्ट्स हिट होते हैं, और सब्जेक्ट्स हिट होने की रीज़न ये होती है, देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, व्हाई 98% ऑफ द पीपल फेल इंग्लिश ऐसे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि सीएसए में जो ट्रेनिंग करवाने की उनके पास कैपेसिटी है वो 200 से 250 ऑफिसर्स की ही है।
और उनको हर साल ऑफिसर्स इतने चाहिए होते हैं, तो बजाय इसके कि वो लोग हजारों लोगों को पास करके उसके बाद FTSC हजारों लोगों का इंटरव्यू लेता रहा, उसके बाद एंड पे 200-250 लोगों को एलोकेट करते हैं, तो वो शुरू में ही अपना काम आसान कर देते हैं और किसी एक सब्जेक्ट को या 2 सब्जेक्ट्स को हिट लिस्ट पे लेके आते हैं, हिट करके 80-90% स्टूडेंट्स को फेल कर देते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता या आप इतने केपेबल नहीं थे। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा सिस्टम फ्लॉड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स हिट जरूर होते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 80-90% स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, लेट्स सपोज एक साल एसए के पेपर में 80-90% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो 10-15% स्टूडेंट्स पास भी तो हुए हैं ना। ठीक है, चले 2% पासिंग रेशियो है, वो 2% स्टूडेंट्स पास भी तो हुए ना। क्यों हुए हैं एसए में पास? उन्होंने एसए हर लिहाज से ठीक लिखा हुआ था, इंग्लिश ठीक लिखी हुई थी, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं थी, इसलिए। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट यूएसएसटी टारगेट हो गया है, तो कुछ लोगों का पास भी तो हुआ है ना, किसी ने 70+ मार्क्स भी तो लिए हैं ना। क्यों लिए हैं? दैट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल पर्सन। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट को स्कोरिंग बनाओ, बजाय इसके भले वो हिट लिस्ट में भी आ गया हो। मैम कौन सी डिग्रीज? मतलब जब मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी ये है कि मैं अभी 2023 का या 24 का कोई अटेम्प्ट दूं, तो मैम आप ये बताएं कि जो डिग्रीज हैं वो कितना रोल प्ले करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितना रोल प्ले करती हैं CSS की प्रिपरेशन में? क्या एक डॉक्टर को ज़्यादा एडवांटेज होता है, एक इंजीनियर को ज़्यादा एडवांटेज होता है, एक वकील को ज़्यादा एडवांटेज होता है? ये कौन सा है या सारे एक जैसे हैं? देखिए, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की अगर बात की जाए, ये देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं जो CSS क्वालिफाई करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की आदत होती है। उन्होंने 4-5 साल अपनी डिग्री के बहुत कुछ पढ़ा होता है। ठीक है, दिन रात बैठ के पढ़ा होता है, क्योंकि उनकी डिग्रीज इतनी टफ होती हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, उनके सिलेबस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो पढ़ा होता है, तो इस वजह से उनकी एक आदत बनी हुई होती है, तो वो बहुत सारा कंटेंट जो CSS का सिलेबस है वो भी वो पढ़ लेते हैं। इसके पीछे यही रीजन है। इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि बस आप डॉक्टर, आपने बनना है, फाइनेंस पे जाओ, डॉक्टर बनो, उसके बाद CSS करो, नहीं। ठीक है, डिग्री के अलावा आपने जो भी करनी है उसकी वर्थ CSS में 100 मार्क्स या 200 मार्क्स की है। क्यों? अगर आपने कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा हुआ है, तो ये 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं CSS में। अदर देन दैट आपने ज़ूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी या फिर एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो इनकी वर्थ 100 मार्क्स है। ठीक है, सब्जेक्ट आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो आपको 100 या 200 मार्क्स का एडवांटेज दे रहा होगा। उसके अलावा 11 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, जो कि सबने ही पढ़ने हैं, तो सबको इक्वल ही एफर्ट करनी होती है। इवन जो MBBS करके आ रहे होते हैं, उनकी फील्ड से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड तो कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो इसलिए ये बात नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो आप पास कर पाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट नहीं होगा। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, भले उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है सिलेबस में, आपको खुद से सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, तो वो सभी को पढ़नी पड़ रही होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस में BS कर लेते हैं तो आपका एक डेवलप हो जाता है एक एप्टीट्यूड, क्योंकि आपको उसी तरीके की चीजें और फिर उनको अप्लाई करना पाकिस्तान पे या वर्ल्ड पे या फिर सारे के सारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप थ्रू आउट अपनी डिग्री को डिस्कस कर रहे होते हो टीचर्स के साथ। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात कर लें तो आप सिर्फ थ्योरीज ही नहीं पढ़ोगे, आप प्रैक्टिकली देख रहे होगे दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत हद तक आपको थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, एनालिटिकल स्किल्स वगैरह बिल्ड करने में हेल्प कर देता है, तो ये आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने कह दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई FSC वाला स्टूडेंट सुन रहा है तो वो ऑप्ट करके बैठ जाए। अगर FSC का स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, तो प्लीज मेरे कहने पे IR या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने बैठ जाइएगा। हमेशा अपने इंटरेस्ट पे डिग्री करें, अपने इंटरेस्ट पे सब्जेक्ट चूज करें। मैम जैसे आपसे बात हुई अभी कि कंटेंट बड़ा मैटर करता है और ये स्ट्रेटेजी भी मैटर करती है, तो मैम जो करंट अफेयर का कंटेंट है, मेरी जब आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कुछ वेबसाइट बताई थी, कुछ जर्नल्स बताए थे, तो मैम अगर वो काइंडली आप दोबारा से ऑडियंस को बताएं तो बड़ा फायदा होगा ऑडियंस। अच्छा, देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर लाजमी पढ़े और स्टिक टू द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो करंट अफेयर्स आपका पास ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ें, न्यूज़पेपर में अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल हर एक डायमेंशन से नहीं आ रहा होता जो कि आपके CSS के सिलेबस में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं ऐसे के हवाले से बात कर रही हूँ कि हर एक डायमेंशन से टॉपिक नहीं होता। ठीक है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आपको अब एक साल में न्यूज़पेपर में जितने आर्टिकल्स आए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबके सब आपके सिलेबस के साथ जा रहे हों। ठीक है, हो सकता है सिलेबस के कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो उस साल न्यूज़पेपर में कवर हुए ही ना हो, इस चीज की पॉसिबिलिटी है।
तो आप जो आर्टिकल्स पढ़े वो मैं डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बता रही हूँ, उन वेबसाइट्स के आपको हार्ड फॉर्म में भी जर्नल्स मिलेंगे, उन वेबसाइट्स पे सॉफ्ट फॉर्म में भी जर्नल्स पढ़े हुए हैं। तो अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आप आराम से वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नल्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक है इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत ज़्यादा थॉट आउट, बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड और एकेडमिक राइटिंग क्या होती है आपको इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के आर्टिकल्स पढ़ के समझ आ जाएगी कि उसमें कोई आपका अपना इनपुट नहीं होता, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, ठीक है, एकेडमिक राइटिंग होती है। अच्छा, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट, paradigmshift.com.pk और ग्लोबल विलेज स्पेस, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी वीडियोस देख लिया करें डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स की, ठीक है, या फिर द इकोनॉमिस्ट का भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ देख लें, ठीक है, CNN की अल जजीरा स्टार्ट हियर, बहुत अच्छी वीडियोस वो भी खातून बनाती हैं जो आपको 5-6 मिनट में पूरा बैकग्राउंड समझा देती हैं कि अभी कोई इवेंट हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है तो उसका बैकग्राउंड क्या है वगैरह। मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, आपका बहुत टाइम ले लिया हमने आज, कि मैम ज़्यादातर जो CSPs होते हैं हमारे पास वो वोकैबुलरी को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि जो प्रेसी के अंदर वोकैबुलरी आती है वो ख़ास तौर पे वो 2K21 का जो पेपर है उसको टारगेट करते हैं और अपनी बात को, जैसे उनकी आदत होती है कि ऐसे के अंदर वो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देते हैं, तो 21 के पेपर को देते हैं कि जो GRE भी फेल हो गई, उसमें नहीं आई, बहुत सारे फेल हो गए, इवन कि वो इंटरनेट पर भी ढूंढने पड़ते हैं कि वो उनका मीनिंग क्या है जो 21। तो वोकैबुलरी आप याद ना करें। और दूसरी तरफ कुछ CSPs हैं वो ये कहते हैं कि जी आपने GRE पढ़नी है और भी दूसरी सोर्सेज बताते हैं। तो मैम आपका क्या तज्जिया है कि वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है प्रेसी के पेपर के? देखिए, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरी को प्रिपेयर करना चाहिए। 2021 का पेपर एक एक्सेप्शन था, वहाँ पे वर्ड्स ऐसे गिवन थे जो बाद में हम लोगों ने भी डिफरेंट सोर्सेज से भी सर्च किए लेकिन नहीं मिल रहे थे। इवन सॉरी, आपने भी किया था सर्च? ऑब्वियसली 2021 का पेपर दे के आए हुए थे तो सोच में पड़ गए थे। ये पता था कि बाकी सब कुछ इतना अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है कि 40+ मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वोकैबुलरी की वजह से बहुत ज्यादा एकदम से आप लाइक वही बात है, इट इज अ गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है। और पहला पेपर आपको उन्होंने प्रेसी का रख दिया और आते साथ ही आपको वोकैबुलरी मिली और आप हैरान हो रहे हैं कि अब करें क्या, ठीक है। और बहुत सारे CSPs जो बहुत सीनियर CSPs है वो भी कह रहे थे कि हमें तो कोई वर्ड भी नहीं आता था, तो मैं खुश थी कि चलो मुझे 2 वर्ड्स तो आते थे। तो एक आपने डिक्शनरी का नाम बताया था इसी में जिसके वोकैबुलरी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तो वोकैबुलरी के लिए जैसे मैंने पहले इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय हाफिज करीम दाजुफ्ताई वो मैंने रिकमेंड की है, ठीक है। उसमें ये है कि आपको वोकैबुलरी के डिफरेंट वर्ड लिस्ट मिलेंगी, ठीक है। हर एक लिस्ट में 15 वर्ड्स हैं। आप डेली बेसिस पे अगर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें तो कतरा कतरा दरिया होता है, आपकी वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन अब आपने जस्ट उसको याद नहीं करना, याद करके आपको वर्ड्स नहीं याद रहेंगे, आप महीने बाद भूले होंगे कि महीने पहले आपने कौन से वर्ड्स पढ़े थे। तो उसके लिए आपने निमोनिक डिक्शनरी MNEMOIC, गलत बोल रही हूँ, MONIC, यस, MNEMONIC, निमोनिक, ठीक है। mnemonic.dictionary.com पे आप जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिखें तो वो आपको ब्रेक डाउन करके बहुत इंटरेस्टिंग वे में मिल जाएगा, जो आपके जहन में उसका मीनिंग रह जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमें सर ने मेंशन किया था कि एक वर्ड है एबेस, ठीक है, इसका मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना। तो मैंने कहा देखो एबेस को ऐसे ब्रेक डाउन कर लो कि अब्बे से बेइज्जती करवाना, ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स ह्यूमिलिएट करवाना, ठीक है। तो अब ये एक इस तरह का तरीका है कि आपके जहन में वर्ड का मीनिंग रह जाएगा। तो mnemonic.dictionary.com पे भी आपको इसी तरह से ब्रेक डाउन करके बहुत फन वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वर्ड्स मिल जाएंगे। आप अपनी डेली की लिस्ट के वर्ड्स वहाँ टाइप करते जाएं, आपको उसके रिलेटेड जो भी निमोनिक डिवाइस मिलेगा उसको आप अपने जहन में रख लें और यूँ आपको वर्ड्स अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी MCQs के लिए भी यही किया करें। MCQs के जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको किसी न किसी चीज के साथ लिंक करके याद किया करें। कोई नाम है उसको अपने किसी रिलेटिव के साथ लिंक कर लें, ठीक है। कोई और इस तरह से प्लेस है, ठीक है, कोई किसी इवेंट के साथ चीजों को लिंक कर लें। इस तरह से लिंक करके चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद रह जाती हैं। मैम बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आपके साथ और बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सारा टाइम हमें दिया। ये जो इंटरव्यू है इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे एक सदका जारिया के तौर पे हम लोग पोस्ट करेंगे और आपकी सर्विसेज जो ख़ास तौर पे IR, SA और प्रेसी के लिए आप अभी दे रही हैं उसको पूरी कौम तो मैं नहीं कह सकता, पर जो स्टूडेंट्स CSS एस्पायरेंट्स
स्पेसिफिकली उनके दिल की फीलिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाए। तो मैम अपना आप बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी ऑडियंस से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अच्छा जो कंटेंट बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर आप उनको प्रमोट करें, उनको सुनें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। मैम अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।